जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 26 मार्च 2017 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पोषण और स्वास्थ्य में जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, उन क्वेश्चनों में से हम 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि हम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से हल कर रहे हैं। तो इस क्लास में भी हम 10 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से देखेंगे दोस्तों। सो इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि 11वां नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे दोस्तों 1 से 10 तक, उनको हल करवा दिया है, ठीक है? सो वो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों 11वां क्वेश्चन की, जो कि आपसे पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। और आप सभी को एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं दोस्तों, कि जो एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछता है ना, जो पूछा जाता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा शब्दों को घुमा फिरा के टफ किया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो मैं जितने भी क्लासेस आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें खासकर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सरल करके लाया हूँ, है ना? तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो आप जो है पेपर में यदि क्वेश्चन मिलाओगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन को टफ किया गया है, ठीक है? अब यदि यही 11वां क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, यदि आप 11वां क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन के साथ मिलाओगे, तो वहां पे क्वेश्चन दिया गया है कि जन समूह आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक सुरक्षित पद्धति है। उनमें खालिस्तान का विवरण आपको यहाँ पे बताना था, जो कि मैंने शॉर्टकट और सरल शब्दों में क्वेश्चन को बना के लाया कि आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है, ठीक है? जिसमें कि पहला ऑप्शन है आपके पास में आयोडीन युक्त पानी। सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे आयोडीन युक्त कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट ऑप्शन है आयोडीन युक्त नमक। और लास्ट ऑप्शन है आयोडीन युक्त नशा, है ना? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना था। सो हम समझते हैं दोस्तों आयोडीन को। सो आयोडीन की कमी से क्या होता है दोस्तों? सो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, जिसे गोइटाई रोग भी कहते हैं दोस्तों, और यह खासकर इस रोग में जो है गले में सूजन आ जाती है, और साथ ही साथ बौद्धिक विकास में कमी भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है आयोडीन की कमी से, है ना? जो कि विशेष रूप से ये बच्चों में देखा जाता है, ठीक है? और थायराइड की समस्या हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे पता चलता है दोस्तों कि जो आयोडीन की कमी से, यानी कमी से होने वाले रोगों को रोकने के लिए सबसे प्रभावी जो उपाय जो है वो क्या है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिला, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आयोडीन युक्त नमक, है ना? क्या होगा? आयोडीन युक्त नमक, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं थायराइड हार्मोन्स को, जो कि थायराइड हार्मोन्स का निर्माण यानी कि T3 और T4 के अंतर्गत होना आवश्यक होता है दोस्तों, है ना? और शरीर के मेटाबॉलिज्म को ये नियंत्रण करने का कार्य भी करता है, ठीक है? और सरकार द्वारा जो उपाय है, या सरकार द्वारा जो चलाए गए, हम कह सकते हैं योजनाएं, या फिर इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या किया गया है, उस पर यदि हम नजर डालें तो सरकार ने अनिवार्य रूप से आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराने की नीति बनाई है। और 1962 में भारत सरकार ने नामक आयोडीन कार्यक्रम की शुरुआत किया था, ठीक है? आयोडीनीकरण नाम जो है कार्यक्रम की शुरुआत किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे आने वाले एग्जामों में ये पॉइंट पूछा जा सकता है, ठीक है? और आप सभी को बता दूं कि मैं जितने भी पॉइंट यहाँ पे लाने का प्रयास करता हूँ, वो ऐसे पॉइंट में उठा के लाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा संभावना है क्वेश्चन जो है उस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाने की। उन पॉइंटों को ज्यादा मैं हाईलाइट भी करता हूँ। उन पॉइंटों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है, और ऐसे ही हर क्लास में हम करते आ रहे हैं। तो उन क्लासेसों को भी आप कंटिन्यू देखते जाइएगा, है ना? तो यहाँ पे यदि हम बात करें दोस्तों इसके स्रोत की, आयोडीन के स्रोत की, तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा आयोडीन की स्रोतों के रूप में समुद्री मछली, अंडा, या फिर डेयरी उत्पादक, या फिर आयोडीन युक्त नमक, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरे का टीका कब लगाया जाता है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत खसरे का टीका कब लगाया जाता है, ठीक है? जिसमें कि आपके पास में ऑप्शन 4 है। अब इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि खसरे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत, यानी कार्यक्रम के तहत जो है खसरे का टीका
कब लगाया जाता है। ठीक है, सो हम समझते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जो खसरा है वो खसरे का टीका कब लगाया जाता है, या पहले हम समझते हैं खसरे को। ठीक है, सो खसरा एक प्रकार से वायरल संक्रमक बीमारी है दोस्तों, जो बच्चों में तेज बुखार और त्वचा पर दाने और श्वसन तंत्र जैसे श्वसन तंत्र में समस्या जैसी समस्याएं हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इससे समझ में आया आपको खसरा के बारे में। ठीक है, अब यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत जो है खसरे का टीका कब लगाया जाता है, तो वो ये लगाया जाता है दोस्तों 9 महीने में, है ना बच्चों को 9 महीने में ये खसरे का टीका लगाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है दोस्तों। और टीकाकरण का महत्व क्या है, टीकाकरण का महत्व है दोस्तों कि यह संक्रमण के प्रसार को रोकता है टीकाकरण। ठीक है, और इससे पहले वाले क्लास में मैंने टीकाकरण का पूरा फैक्ट बताया है, और एक क्वेश्चन में कम से कम मैंने 2 से 3 स्लाइड में टीकाकरण को ही बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपका टीकाकरण जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर होगा वहां से, है ना। सो वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा। और आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट होगा, क्योंकि इस क्लास में मैंने उन्हीं पॉइंटों को ज्यादा हाईलाइट किया है जो पूछे जा सकते हैं, और हमने जो पहले पढ़ लिया है उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन्हीं को मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में आप देख पा रहे होंगे शिशु मृत्यु दर को कम करता है। ठीक है, तो टीकाकरण के 2 मुख्य कारण होते मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। पहला तो संक्रमण के प्रसार को रोकता है, दूसरा है ना मृत्यु दर को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है टीकाकरण का। ठीक है, इसके बाद में टीकाकरण देने का जो उम्र है, जैसे कि हमने स्टार्ट क्वेश्चन में देखा था दोस्तों स्टार्ट में, कि 9 माह की उम्र में जो है पहली खुराक जो है बच्चों को दी जाती है। इसके बाद में 16 से 24 महीने की उम्र में जो है अगला बूस्टर डोज दिया जाता है। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है, और बूस्टर डोज के बारे में मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है। और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है इसे व्यावसायिक टीका भी माना जाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा दोस्तों 9 माह। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि सीक टेस्ट किस रोग के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जो सीक टेस्ट जो है किस रोग के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है। सो हम समझते हैं दोस्तों सीक टेस्ट क्या है। सो सीक टेस्ट एक डिप्थीरिया यानी कि डिप्थीरिया रोग की पहचान के लिए इसका टेस्ट किया जाता है दोस्तों, किसका, डिप्थीरिया का। ठीक है, और डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल संक्रमक बीमारी है दोस्तों, जो कि गले और श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखा दोस्तों, डिप्थीरिया, जो कि सीक टेस्ट जो है डिप्थीरिया का यानी कि डिप्थीरिया के टेस्ट के लिए, इसकी पहचान के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे लक्षण देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो लक्षण है दोस्तों डिप्थीरिया का, वो है बुखार, गले में जो है खराश और सांस लेने में कहीं ना कहीं कठिनाई। इसके बाद में टीकाकरण की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो इसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और इससे बचाव यानी कि बचाव की यह उपाय माना जाता है। ठीक है, यानी कि इससे बचाव किया जा सकता है। और यह जो है 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में जो है बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे कि मांस, मछली, अंडे और दूध किस प्रकार के विटामिन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ दोस्तों, जिसमें आपसे पूछा गया था कि मांस, मछली, अंडे और दूध किस प्रकार के प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, सो जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है। ठीक है, सो हम समझते हैं दोस्तों हाई बायोलॉजिकल वैल्यू को, जो कि मांस, अंडे, दूध और प्रोटीन ये जो प्रोटीन होते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गया, दूध हो गया इत्यादि पाया जाता है, और जिनमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध है, तो उसे हम कहेंगे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सा है तत्व है, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब इसके स्रोत हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। सो इसके स्रोत खासकर आपको देखने को मिलेगा मांस, मछली, अंडे और दूध। सो ये आपको याद रखना है। और इसके तत्व कौन कौन से दोस्तों, यानी कि इसका महत्व की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका महत्व आपको देखने को मिलेगा। शरीर में क्या करते हैं, उत्तकों की मरामत करने में आवश्यक होते हैं, साथ ही साथ जो है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में सहायक होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एंजाइम्स और हार्मोन्स के उत्पादन के लिए भी आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे। क्या उच्च क्या देंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे उच्च जैविक मान। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर
फर्स्ट होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन से पहले प्रोटीन के कुछ प्रकार हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो प्रोटीन के प्रकार आपको दो प्रकार से प्रोटीन देखने को मिलता है दोस्तों। एक देखने को मिलता है लो प्रोटीन और उसके बाद में पूरक प्रोटीन, यानी कि लो बायोलॉजिकल प्रोटीन। ये क्या होते हैं, जैसे कि दाल हो गया, चना हो गया, या फिर जो है राजमा हो गया, इत्यादि जो प्रोटीन्स के जो तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, लो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों पूरक प्रोटीन्स की, है ना, तो ये पूरक प्रोटीन्स में प्रोटीन्स होते हैं जो दो या दो से अधिक स्रोतों को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। सो उन्हें कहा जाता है लो प्रोटीन, ठीक है, जिसमें कि अमीनो एसिड इसमें प्राप्त किया जा सकता है, किया जाता है, जैसे दाल हो गया, चावल हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, पूरक प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है कि मध्य पूर्व जाने वाले, है ना, जाने वाले तीर्थयात्रियों को आमतौर पर कौन सा टीका दिया जाता है। क्वेश्चन को मैं पुनः रिपीट करता हूँ दोस्तों कि जो मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थयात्रियों को कौन सा टीका दिया जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे बताना था दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले हम कुछ मैथ फैक्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हम समझते हैं येलो फेवर को, ठीक है। सो येलो फीवर को समझते हैं, जो कि येलो फीवर क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार से वायरल संक्रमक रोग होता है जो मच्छरों के काटने से फैलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा दोस्तों। जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, जहां पे यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, तो उस क्षेत्र के लिए आमतौर पर सबसे पहले क्या किया जाता है, येलो फीवर का टीका लगाया जाता है। और ये एक प्रकार से जो है उस क्षेत्र के मच्छरों के काटने से ये फैलता है, ठीक है। सो इसके जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ज्यादा हो या रोग होने की संभावना हो, है ना, तो उसका पहले ही जो है टीका लगा लिया जाता है, ठीक है, जिससे कि ये रोग ना हो, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके क्या लक्षण है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला बुखार आना, सिर दर्द, पीलिया, या फिर जो है आंख विफलता का होना, ठीक है, अंग विफलता का होना। और टीकाकरण कौन से दोस्तों, सो WHO के द्वारा अनिवार्य माना गया है और विशेष रूप से हज और गुमराह यात्रियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और इसके लिए वैक्सीन जो है दोस्तों, एलो फेवर वैक्सीन है, जो कि एकल डोज में दी जाती है और यह 10 साल तक सुरक्षित रखता है, ठीक है। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया है, और वो है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और वाइब्री बैक जो है इसमें पूछा गया है, कॉलर की खोज किसके द्वारा किया गया था, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है दोस्तों। सो इससे पहले हम समझते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को। सो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से टीबी है, यानी कि एक प्रकार से क्या है, टीबी रोग है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, यानी कि ये इसका टीबी के कारण हम कह सकते हैं, कारण को बताता है, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, जो है वाइब्रो कलर की, तो ये क्या है दोस्तों, ये यह एक प्रकार से हैजा, जिसे कहा जाता है, हैजा का एक कारण को दर्शाता है, ठीक है, हैजा के कारण को बताता है दोस्तों। और इसकी खोज, इन दोनों की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इन दोनों की खोज जो है रॉबर्ट कोच महोदय ने किया था दोस्तों, जो कि टीबी के बैक्टीरिया की खोज इसके द्वारा किया गया था। और इन्हें जो है नोबेल, इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ लुइस पास्चर की, लुइस पास्चर ने जो है रेबीज और जो है एंथ्रेक्स का टीका, यानी एंथ्रेक्स टीका का विकास इनके द्वारा किया गया था। और रॉबर्ट कोच ने जेरम थ्योरी ऑफ डिसीज को भी सिद्ध किया था, ठीक है। सो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों कि जो माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस का जो खोज है किसके द्वारा किया गया था, सो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉरी, रॉबर्ट कोच के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रॉबर्ट कोच, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। लुइस पास्चर के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। सो इसे अभी आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिशुओं पे डीपीटी वैक्सीन का अनुवांशिक टीकाकरण स्थल क्या है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले हम समझते हैं डीपीटी को। सो डीपीटी क्या है दोस्तों, डीपीटी एक वैक्सीन है जो दोस्तों, जो कि 6, 10 और 14 सप्ताह की उम्र में दिया जाता है। और शिशुओं में यह टीका जांघ के बाहरी हिस्सों पर लगाया जाता है, क्योंकि यह मांसपेशियों को अधिक विकसित करता है तथा साइटिक नर्व को जो है नुकसान पहुंचाने में खतरा नहीं होता है, ठीक है। सो इस प्रकार से आपने देखा दोस्तों यहाँ पे डीपीटी के बारे में, ठीक है। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा डीपीटी के बारे में। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों जांघ के बाहरी क्षेत्रों में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। थायमिन B1 जिसे कहा जाता है की कमी जो है आमतौर पर किस कारण से होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों। सो थायमिन की कमी किस कारण से होती है, आमतौर पर किस कारण से होती है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। इससे पहले हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को। थायमिन क्या दोस्तों, थायमिन जिसे विटामिन B1 भी कहा जाता है और पानी में खासकर घुलनशील विटामिन है, जो कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और मेटाबॉलिज्म और साथ ही साथ नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो कि क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, और एडीई के ऐसे विटामिन है दोस्तों जो कि कैसे वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो थायमिन की जो कमी का जो खास कारण यही है दोस्तों कि ये ऐसा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, जिसके कारण ये जल्दी यानी कि अत्यधिक मात्रा में घुल जाता है। सो ठीक है, तो इसी कारण हो सकता है कि आमतौर पर इसकी कमी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और नर्वस सिस्टम के लिए ये जरूरी होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, है ना। यानी कि जब लोग अधिक अधिक जो है पौष्टिक चावल पकाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी होगा। उसके बाद में अधिक खाना पकाते हैं तो भी होगा, है ना। चावल पकाते समय अतिरिक्त पानी फेंक देते हैं तो भी ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें चारों ऑप्शन होंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। तो इसकी कमी के कारण क्या क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी के कारण अधिक जो है पॉलिश्ड चावल खाना खाना यदि आप खाते हो तो कहीं ना कहीं चावल की जो पॉलिशिंग में जो थायमिन नष्ट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में यदि आप गलत प्रकार से खाना पकाते हैं तो भी जो है यहाँ पे विटामिन B1 की कमी होने की संभावना बढ़ जाती है। अतिरिक्त पानी यदि आप फेंकते हैं या तो भी ये इसकी कमी होगी, ठीक है। इसके बाद में इसके रोग क्या क्या है दोस्तों कमी के कारण, सो बेरी रोग हो गया, जिसमें कि कमजोरी मांसपेशियों का क्षय और साथ साथ नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके मुख्य स्रोत हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो मुख्य स्रोत साबुत अनाज हो गया, दालें हो गए, नट्स हो गया, या फिर बीज, हरी सब्जी पत्ती यानी कि हरी सब्जियां, या फिर मीट और डेयरी इत्यादि जो पदार्थ हैं उनका सेवन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 19वां, जो कि आपसे पूछा गया था दोस्तों कि भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की पहली स्वास्थ्य नीति कब बनाई गई है, जिसमें कि आपके पास में 4 ऑप्शन है। सो हम देखते हैं दोस्तों भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को, जो कि 1883 में ये लागू किया गया था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या मिला आपको, 1983 में ये लागू किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसे PHCS कहा जाता है उसको सशक्त बनाना, ठीक है। साथ ही साथ मात्र और शिशु मृत्यु दर को क्या करना था, कम करना था, और संक्रमण रोग का नियंत्रण करना था। तो ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य है, उनको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके बाद में कुछ नीतियां लाई गई सरकार के द्वारा, उनको भी आपको यहाँ पे याद रखना है, जो कि NHP 2002 में ये नीति लाई गई थी दोस्तों, जो कि निजी क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के पर इसमें जोर दिया गया था। इसके बाद में NHP 2017 लाया गया था, जो कि डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन और साथ ही साथ बीमारियों की रोकथाम पर ये फोकस किया गया था, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औसैक फैट एसिड है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा फैटी एसिड है, ठीक है। सो आपके पास में 4 ऑप्शन है दोस्तों, हम समझते हैं यहाँ पे लिनोलेमिक एसिड को, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि लिनोलेनिक जो एसिड होता है दोस्तों, ये कैसा एक औसैक फैटी एसिड माना जाता है। और ये औसैक फैट एसिड जो है एसिड है दोस्तों, जो कि जिससे शरीर में जो है श्वसन नहीं, यानी कि इसमें शरीर में श्वसन नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि शरीर जो है सॉरी माफ कीजिएगा, शरीर स्वयं नहीं बन सकते, इसे बना नहीं सकता है, इसके लिए हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त करना होता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसीलिए जो प्रोटीन्स होता है ये औसैक होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लिनोलिक एसिड, जो कि लिनोलिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है, एक ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों एसिड है, जो कि
इसका निर्माण हमारा शरीर नहीं कर सकता है ना, तो इसके लिए हम क्या कहाँ से लेते हैं, भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके प्रकार मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसे कहा जाता है, ओमेगा 6 जिसे फैटी एसिड कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोनों। इसके महत्व हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। ये खासकर हृदय और मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है और साथ ही साथ सूजन को कम करता है और कोशिकाओं की वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, इसके मुख्य स्रोत पे हम नजर डाल लेते हैं। तो मुख्य स्रोत में आपको देखने को मिलेगा, जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ओमेगा 3 की, तो इसमें अलसी हो गया, मछली हो गया, या फिर जो है अखरोट हो गया, या फिर चिया सीड्स हो गया। ठीक है, और यदि हम यहाँ पे दृष्टि डालें दोस्तों ओमेगा 6 पे, तो ओमेगा 6 का जो स्रोत है दोस्तों, अच्छा स्रोत माना जाता है सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन और मूंगफली। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों। और अभी जो मैं आपको क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं इसमें जो है आपको 10-10 क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूँ, और सीरियल क्रमांक से है क्वेश्चन, जो कि आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। और यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चनों को मिला के देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और यदि आप ऐसे ही शॉर्ट क्लास चाहते हो तो आप बताइएगा दोस्तों। और या फिर आप इससे पहले जो मैंने क्लासेस अपलोड किया था, जो कि बहुत ही डिटेल में एकदम से बहुत ही एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था, उस प्रकार से यदि आप चाहते हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि मैं आप जैसे चाहते हो वैसे ही क्लासेस में देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि आपको फ्री मिलता है। सो आप डाउनलोड करके इन क्लासेस को आप रिवीजन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।